यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। क्या करूं सजनी, आए न बालम। क्या करूं सजनी, आए न बालम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न बालम। क्या करूं सजनी, आए न बालम। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में क्या कहा जाए। मेरे लिए आते हैं शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम। धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। बड़े पर्दे पर इन्होंने हमें एक अभिनेता के रूप में रिझाया है और छोटे पर्दे पर न जाने कितने ही धारावाहिकों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में ये हमसे रूबरू रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार से एक मुलाकात। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। श्रोताओं, हम सब तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि विविध भारती के इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिले और ऐसी शख्सियत आए जिनसे कि हमें उनका अनुभव तो मिले ही और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिले। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। जी हाँ, धीरज कोचर जी। ये कहते हैं कि इनकी दिल से उम्र जो है वो 16 है, वैसे 78 है। अब आप समझ लीजिए कि जिसकी पहली फिल्म यानी कि जिन्होंने जिसमें अभिनय किया था वो था सन 1969, 1969। अब आप थोड़ा सा जोड़िए, घटाइए भाई। अब बाकी तो आप करते रहिए, लेकिन हम शुरू करते हैं बात, क्योंकि इन्होंने विज्ञापन में भी काम किया है, फिल्में बनाई, निर्माता, निर्देशक, एक्टिंग भी की। बहुत सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा है। बहुत सारे धारावाहिक बनाए हैं और धारावाहिक जो हैं वो विविध विषयों पर रहे हैं, धार्मिक से लेकर सांसारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है धीरज कोचर जी। जी हाँ, हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं और स्वागत करते हैं धीरज कुमार जी का। धीरज जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही साथ आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं का, क्योंकि आज मैं आपके श्रोताओं को अपने अनुभवों के आधार पर अपनी जिंदगी के उन कुछ पहलुओं को सामने लाना चाहूंगा जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। रेणु जी, एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो जब इंसान अकेला चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता एक कारवां बनता है। जैसे आपने भी कहा कि 1969 उससे पहले भी मैं एक साल पीछे चला जाता हूँ, 1967-68, जब फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से आई हैड फिनिश माय कोर्स एक्चुअली, तो यहाँ पर आए इंडस्ट्री में। तो कैसे आए? तो 1968 में आपने वहां से ये किया था कोर्स? जी। ओहो जी, बहुत पुरानी बात हो गई। जी। तो उसमें जब हम यहाँ आए तो एक कॉन्टेस्ट हुआ था, फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, और उस कॉन्टेस्ट में 3 लोग आए थे। एक का नाम था जतिन खन्ना, जिसे लोग राजेश खन्ना के नाम से जानते रहे। एक का नाम था सुभाष घाई और तीसरे एक सज्जन थे, उनका नाम बड़ा ही पुराने टाइप था, पुरुषोत्तम दास कोचर।
तो जो बाद में बदल के हुआ धीरज कोचर, क्योंकि हमने ये सोचा भाई अगर मेरी फिल्म सायरा बानो के साथ में आती है तो स्टारिंग सायरा बानो एंड पुरुषोत्तम दास कैसा लगेगा? ये तो ऐसा लगेगा कि जैसे, माफ कीजिएगा मैं अपने आप पे ही कह रहा हूँ कि भाई किसी मिठाई की दुकान से कोई हैं जो एक्टिंग करने के सिलसिले में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा तो कुछ करना नहीं था, तो वहां से नाम बदला गया। एक छोटा सा किस्सा है कि एक कॉन्टेस्ट करवाया गया और वो जो न्यूज़पेपर था वो ज्यादातर केटर करता था गुजरातीज को, तो बहुत सारे नाम आए, सभी गुजराती। तो धीरज, वो इतना नाम ज्यादा, तो अगर नहीं यार, अगर धर्मेंद्र हो सकता है तो धीरज भी हो सकता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखे चारी जी। तो बस वो नाम जुड़ गया और वहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। क्या बात है। तो कुछ जद्दोजहद के बाद जो है पहली फिल्म आई, उसका नाम था रातों का राजा जी। अब रातों का राजा से पहले जो जद्दोजहद का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, जो वाक्य मैंने कहा है, उसमें रेणु जी मैं एक छोटा सा किस्सा इसलिए कहना चाहूंगा कि आज की यंगर जनरेशन भी है, उससे इंस्पायर हो सकती है। स्वागत। मैं बायकला में रहता था जी। बारिश के दिन थे, बॉम्बे सेंट्रल से बायकला मुझे पैदल आना पड़ा क्योंकि जेब में सिर्फ 2 रुपए थे। तो ये सोचा कि इन 2 रुपयों से खाना खाऊंगा या ऑटो में बैठ के बॉम्बे सेंट्रल से बायकला आऊंगा जी। तो खाना जरूरी था जी। चलते जब बायकला पहुंचा तो पता लगा कि जो रेस्टोरेंट था जहां मैं आमतौर पे 2-2.5 रुपए में खाना खा लेता था वो बंद हो चुका था। सामने मैंने एक छोटी सी मजदूर जो बैठते हैं सड़क मरम्मत करने वाले, वो बैठे हुए थे और उनकी एक छोटी सी वो गुमटी जैसे आप कह लीजिए, गुमटी सी थी। मैं उसके अंदर चला गया तो एक मजदूर बेचारा डर गया, कहने लगा क्या कौन? मगर भाई एक सेकंड। मैंने देखा कि वो आदमी आलू की भाजी और चपाती बना रहा था। क्या बात है। मैंने उन साहब से कहा, देख भाई बात है कि बहुत भूख लगी है। कहते यार शक्ल से तो हीरो लगते हो, लेकिन मेरे यहाँ मैं शक्ल से हीरो लगता हूँ, जो पेट है ना वो हीरो देखते हैं ना वो जीरो देखते हैं। भूख लगती है तो भूख ही लगती है। तो उसने कहा फिर क्या? उसने मुझे 2-3 चपाती दी, आलू की भाजी दी। मैंने उसको पैसे देने चाहे तो उसने एक बात कही, ए हीरो रख ले, तेरे काम आएंगे। ओहो। तो वो किस्सा आज भी मुझे इसलिए याद है इतने साल के बाद भी कि इंसान को कद्र होनी चाहिए जब वो मेहनत करता है और पैसा कमाता है तो उस पैसे को संभाल के रखे, ना कि उस पैसे को वेस्ट कर दे। तो खैर जो रातों का राजा था उसकी एक जर्नी हमारी शुरू हो गई और रातों का राजा के गाने जो थे बहुत हिट हुए। सुपर। और आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था, मजनू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे थे और मेरी जो पहली फिल्म का ये गाना था, रातों का राजा हूं मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ। मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूं मैं। मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। महफिल सजे डोलूं जिधर से, साफी बहके मेरी नजर से, महफिल सजे डोलूं जिधर से, साफी बहके मेरी नजर से, चाहूं तो अभी खुद आए चल के जाऊं। मेरे लिए आती है शाम, चंदा
से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। खिड़की खुले मुझे बुलाए, महलों में है मेरे ही साए। खिड़की खुले, खिड़की खुले मुझे बुलाए, महलों में है मेरे ही साए। सो दे जाग दे सब जाने मेरा नाम, मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम। धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं, रातों का राजा हूँ मैं। तो दोस्तों ये था सुपर डुपर हिट फिल्म और उसके संग संग ये गीत। और जाहिर है कि इस वक्त हमारे साथ रातों का राजा तो नहीं कहेंगे, इस वक्त जो बैठे हुए हैं राजा वो बहुत सारी फिल्मों के बादशाह हैं, बहुत सारी और भी क्रिएटिव काम कर चुके हैं। इनकी जो सृजनात्मकता है वो सब हम सब ने देखी है, लेकिन बहुत सारी आपको पता भी नहीं होगी। जी हाँ, धीरज कुमार जी का हम फिर से कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आज हमारे मेहमान के तौर पर हैं धीरज जी। जी, तो इसके बाद कैसे यात्रा आगे बढ़ी? देखिए, यात्रा जब एक बार शुरू हो जाती है रेणु जी, तो वो फिर रुकते नहीं है। कहते हैं ना, एक शेर याद आ जाता है, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमी पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। क्या बात है। तो जब वो एक मजबूत इरादा था, जहन में था, दिल में था, दिमाग में था, तो मैंने सोच लिया कि करते ही जाना। रातों का राजा के बाद मेरी बहुत सारी फिल्में आई, दीदार, बहरूपिया, बहारों फूल बरसाओ, ये सारी फिल्में मेरी आती गई। लेकिन दिल में एक कशिश थी कि यार मैं फिल्में कर रहा हूं, लेकिन फिल्में क्या ये छोटी हैं? क्या मैं दर्शकों के मापदंड पर खरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं? तो दिल में एक लगा रहता है कुछ अच्छी फिल्म आए, अच्छी फिल्म आए, अच्छी फिल्म आए। तो उसी दौरान में मेरी मुलाकात जो है बासु चटर्जी साहब, बहुत अच्छी फिल्में करते, बहुत सुंदर। और एक फिल्म थी स्वामी जी। उस फिल्म की जो निर्मात्री थी वो हेमा मालिनी, जो हमारी सुपरस्टार हैं और आज इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर है, उनकी माता जी थी। स्वामी फिल्म एक ऐसी फिल्म थी, जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो मुझे बासु चटर्जी यानी कि बासुदा ने कहा, भाई सुना है यार धीरज तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। तो मैंने बड़ा खुश होकर, हाँ दादा कर लेता हूँ, लेकिन मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना। मतलब जो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना, उनके कहने का मतलब ये था कि बी नेचुरल। और मैं आपको इतना बताऊं रेणु जी और विविध भारती के श्रोताओं को बताता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट नॉट टू एक्ट। जी बिल्कुल सही बात है। इट इज इजी टू एक्ट एक्चुअली। तो वो मैंने बहुत गहराई से समझी उस दिन और प्रयास किया कि भाई मैं आगे के जो कार्यक्रम करता रहा हूं या जो फिल्में करता रहा हूं उसमें ऐसा होना चाहिए कि साहब लोग ये ना कह दे कि साहब ये तो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है लेकिन नेचुरल है। तो स्वामी के बाद बहुत सारी फिल्में आई, जिसमें से मैं कुछ फिल्मों का नाम ले सकता हूं कि जैसे मेरी मुलाकात जब देव साहब से हुई, उनकी फिल्म थी हीरा पन्ना। अभी हीरा पन्ना फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देव साहब से जब मैं पहली बार मिला तो किस तरह से मुलाकात हुई थी। जरूर। अब मैं देव साहब के जब ऑफिस पहुंचा, जो बंबई में खीरा नगर एक जगह है, वहां पर उनका ऑफिस था और मैं गया और मैं खुद भी जरा बहुत स्टाइलिश बन के उस दिन गया था। बट देवरन नेचुरली लेजेंडरी फिगर और भारतीय इतिहास के एक चमकते हुए सितारे, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एवरीथिंग एक्चुअली। जब मैं गया तो देव साहब मुझे देखते बोले, हाय धीरज कैसे हो। मैंने भी उस अंदाज में कहा, जी देव साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भाई मेरे को नकल तो मत करो यार, पहली बार मुझसे मैंने उनके सामने ऐसा कहा। तो बोले ओके ऑल राइट मैन, यू लुक वेरी हैंडसम। मैं जी देव साहब लगता है कि आपसे मिलने के बाद मेरे पर ना आपका कुछ असर आ गया है, तो मैं ज्यादा ही कुछ हैंडसम सा हो गया हूँ। कहते अच्छा आ जाओ बैठो मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
अब उन्होंने कहानी शुरू कर दी। कहने लगे धीरज, इस फिल्म में जो है ना तुम्हारा बहुत 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 अहम किरदार है, यूं समझो कि हीरोइन के साथ तुम ही हो। मैंने झट दूसरा सवाल किया, मैं देर साहब अगर हीरोइन के साथ मैं हूं तो आप क्या कर रहे हैं? जी। तो मुझे बोले पूरी बात सुना करो यंग मैन। मगर जी सर बताइए क्या है? जीनी बेबी के साथ यानी कि जीनत अमान के साथ तुम हो और मैं राखी के साथ हूं, और बस बाकी जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर। मगर देर साहब ये मत कहिएगा कि सेंट्रल कैरेक्टर मेरा है, सेंट्रल कैरेक्टर आप ही का है, आप यूं कहिए कि मेरा अहम किरदार है। और दूसरा सवाल मैंने छूटते कहा तो मुझे तब तक ये पता लग गया था कि फिल्म जो है ये ग्रे कैरेक्टर की है, मतलब मेरा जो कैरेक्टर होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेड का होगा। और उससे पहले रेणु जी मैंने कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर किया ही नहीं था। जी, आप तो हीरो ही थे। हीरो ही थे। रातों का राजा, दीदार, बैरूपिया, जो भी सारी फिल्में थी, या स्वामी भी करी, या रोटी कपड़ा मकान भी करी, उसके बाद मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। जी, तो मैंने सोच लिया कि देर साहब से कुछ तो कहना। देर साहब सुनाते कि और धीरज ऐसा होता है, ऐसा होता है, जीनी बेबी के साथ तुम ऐसा करते हो, रोमांस हो जाता है, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको बच्चा हो जाता है और तुम कहते हो बच्चे के लिए मुझे पैसा चाहिए। मगर देर साहब ये तो फिर नेगेटिव कैरेक्टर हो गया। नेगेटिव कौन कहते हैं? ये मेरे नजर से एक्टर के लिए नेगेटिव नहीं होता। यू मस्ट लर्न कि जिंदगी के अंदर किरदार होता है, अगर किरदार है तो किरदार है और तुम बखूबी निभाओगे। तो मैं हाँ देर साहब ठीक है, चलो। वो समझ गए कि ये भाई हीरो है और हीरो से नेगेटिव बनने के चक्कर में जाना नहीं चाहता जी। तो उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर उनके बहन के लड़के ही थे, बाबा के नाम से हम सब जानते थे जी। उनसे कहा कि बाबा you see to it that today evening Dheeraj Kumar and you sit together and have your dinner together। मैं समझ गया। तो उस दिन शाम को हमारी जू होटल मुंबई था उस जमाने में, मुंबई में मुलाकात हुई और मैंने दिल खोल के पैसे मांगे। और रेणु जी मैं आज कह सकता हूँ जो मैंने पैसा मांगा, मैंने 3 गुना पैसा मांगा था जब मैं लेता था। उन्होंने कहा डन। अच्छा। तो बाबा साहब भी ऐसे बोलते हैं डन धीरज। मैं कहा देर साहब के सारे ऐसे बोलते हैं क्या? कहते ऐसा है, देर साहब का रंग ही ऐसा है जो आप पे चढ़ जाता है सामने वाले पे। तो उस फिल्म के गाने जो हैं बहुत सारे बहुत खूबसूरत गाने थे उसके अंदर थे। और एक गाना था पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो मैं चाहूंगा ये गाना आप जरूर अपने दर्शकों को सुनाएं। जरूर। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका, दिल का फूल सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। कभी जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओई लो सरारारू, ओई लो सरारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 ला। तो पन्ना की तमन्ना, ये जो गीत हमने सुना, दोस्तों हमारे साथ हैं धीरज कुमार जी। बात कोई भी हो, बहुत रोचक अंदाज में आप सुनाते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये गीत हम सुनने के बाद फिर हाजिर हैं और धीरज कुमार जी अपनी यादों को और आगे लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद किस तरह से बात आगे चली? बस जी, बात तो फिर परमात्मा ही आगे चलाता है जी। तो भगवान ने वो बात चलानी शुरू कर दी कि देव साहब जैसी एक पर्सनालिटी के साथ मुलाकात हुई, एक काम करने का मजा आया। तो जो मेरे जीवन में जिन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, जी। एक जिम्मेदारी निभाई है, उनका नाम मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं उन्हें प्यार से अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मनोज कुमार जी। जी। अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। हाँ। एक देव साहब और एक मनोज कुमार जी। जी। हम 6 लफ्ज बोलते हैं तो मनोज कुमार जी कहते रहे अच्छा मनोज साहब ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मैं कहा जी मैं जवाब क्या समझूं, आपसे मिला हूं, को हाँ समझूं ना समझूं, ये क्या है। और जहां देव साहब से बातें करते रहे वहां पर हम 2 शब्द बोलते रहे, वो 6 वो बोला करते थे। जी। खैर, लेकिन मनोज साहब के साथ भी ना मैं इतना कहूंगा रेणु जी कि काम करने का बहुत आनंद आया। मैंने बहुत सीखा उनसे। मनोज साहब शुरू से ही एक ठहराव वाले व्यक्ति रहे। जी। हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा, कोई भी सिनेगोर या वर्ल्ड का कोई भी सिनेमा प्रेमी मनोज साहब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। जी। उनकी जो फिल्में आई वो काबिल तारीफ हैं। बहुत जबरदस्त। और मुझे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला था, मनोज साहब, अमिताभ बच्चन साहब और धीरज कुमार, 3 भाई थे, रोटी कपड़ा और मकान। जी। अभी रोटी कपड़ा मकान में लोगों ने कहा अरे छोड़ यार धीरज, तेरी शक्ल जो है ना मनोज कुमार से मिलती है, इसलिए तेरे को मनोज कुमार ने चांस दे दिया। मैं कहा भाई शक्ल मिलती है कि अकल मिलती है? जी। ये छोड़ दे, मेरी टैलेंट जब स्क्रीन पे नजर आ जाएगी ना तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया मनोज साहब ने मुझे जो चुना है तो क्यों चुना है। और जो मेरा किरदार था एज ए यंगेस्ट ब्रदर, एक पुलिस ऑफिसर के हैसियत से, बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। मगर इसके साथ साथ मनोज जी का मेरी पर्सनल जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। वो ऐसा समय था कि 1979-1980 जहां मेरी शादी 27 जून 1979 को हुई। और मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरी शादी में मनोज साहब का आशीर्वाद था, हमारी भाभी शशि भाभी मिसेस मनोज कुमार का।
सभी लोगों का आशीर्वाद था और जो लोग जिन्होंने मुझे प्यार दिया, बाल ठाकरे साहब, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार साहब, विनोद मेहरा साहब, मेरी शादी में, जबकि मैं तब तक कोई बड़ा स्टार नहीं बना था, ये सारे के सारे मौजूद थे। और अभी ये 27 जून 2024 को मेरी 45th वेडिंग एनिवर्सरी थी। 45th थी, 45वीं। ओह, तो मेरे एडिटर्स ने मुझे कंपाइल करके दिखाया कि मनोज साहब कैसे आपके यहाँ पर आए, कैसे नाचे, बाला साहब ने कैसे आशीर्वाद दिया, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार साहब, जितेंद्र, बहुत लोग, मतलब अनगिनत लोग थे। सो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था, उनका खुलूस था कि वो लोग आए। और जब आज हम एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी में जाते हैं और वो फिल्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, वाह वाह, सही बात है। अब मनोज कुमार साहब के साथ रेणु जी जब फिल्म में काम किया रोटी कपड़ा मकान में, तो उनका एक बड़ा अच्छा अंदाज था, पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स, एक्चुअली महारत, उनकी महारत, व्हाट ए ग्रेट टैलेंट। तो उनका एक गाना था जीनत अमान पे, उन्होंने फिल्म आया था जीनत अमान शशि कपूर पे, और जो वो शॉट्स लेते थे काबिल तारीफ थे। तो मनोज साहब की ये जो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, उसका गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो गाना था मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी। एंड व्हाट ए फैंटास्टिक वे ऑफ पिक्चराइजेशन, मतलब जो वो पिक्चराइज करते थे उसकी कॉपी आज भी जो है हिंदुस्तान के बहुत सारे एस्टेब्लिश मेकर्स आज भी करते हैं। द ट्रॉली मूवमेंट ऑफ द कैमरा, क्रेन हैंड हैंडल, जितने शॉट्स लेते थे ना, ये सब उनकी दिमाग की उपजती थी। जो डांस कोरियोग्राफर होता था वो सिर्फ डांस की मूवमेंट बताता था कि आप हल्के हल्के हाथ कैसे हिलाएंगी, गर्दन कैसे हिलाएंगी, लेकिन जो टेकिंग थी, कैमरा एंगल थे, सब मनोज साहब खुद लगाते थे। एंड आई लर्नड अ लॉट। मैं चाहूंगा ये गाना जो है आप अपने दर्शकों को जरूर सुनाइए। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा।
छोड़े चुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, ये जो गीत जब आ गया तो थोड़ा सा और फिर से याद आ रहा है कि आपने देवानंद जी से मुलाकात की बात की, लेकिन अभी मनोज कुमार जी की जैसे कि कैमरा एंगल की बात है या शॉट लेने की बात है, जो नज़रिया है काम करने का, उससे आप प्रभावित हुए, सीखा आपने बहुत कुछ। देवानंद जी से और उनके काम करने के अंदाज से आप किस तरह से प्रभावित हुए? रेणु जी, देव साहब से हमने सीखा कि एनर्जी क्या होती है, यूथ क्या होता है, और आपकी सोचने की ताकत हमेशा कितनी एनर्जेटिक रहती है। वो आपने अभी तक शायद गांठ बांध कर रखी हुई है। और बिल्कुल। श्रोताओं को मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ धीरज कुमार जी बैठे हुए हैं। इन्होंने जैसे कहा कि ये 16 साल के हैं, तो वाकई बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर, देव साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हम लोग शूटिंग करते, एक इंसिडेंट सुनाता हूँ जी, आपके जरूर। श्रोताओं को। बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे और जो हिल्स थी उसका नाम था कनूर। तो अपना जब वहां शूटिंग कर रहे थे तो लंच टाइम होता था, जी। तो शूटिंग करने के लिए तो पहाड़ की ऊंचाई बहुत थी। तो देव साहब तो शुरू में जैसे ही हम 9:30 के करीब लोकेशन पे पहुंचते थे तो बोले, कम ऑन बॉयज, कम ऑन, लेट्स गो अप, लेट्स गो अप, लेट्स गो अप, लेट्स गो अप। पता लगा देव साहब तो लेट्स गो अप में वहां चले गए। अब हम देव साहब आ रहे हैं, कम ऑन बॉयज। तो मैं पीछे देखता, जो मेरे पीछे वाले बॉयज थे जो मुझसे भी बहुत ज्यादा यंग थे, तो बेचारे अभी तक हार्डली कुछ कदम चल पाए हैं, और पीछे वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो देव साहब की ये बात थी। आज जब लंच ब्रेक होता था फिर बोलते, कम ऑन बॉयज, लेट्स गो फॉर लंच डाउन। देव साहब, आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहले इंसान नीचे उतरे, नीचे जाए, खाना खाया, फिर खाना हजम करते हुए दोबारा आए। तो हमने क्या, स्पॉट बॉय जो होते थे ना, उनको जरा अपने पटा लिया था, समझा दिया था कि भाई देखो दादा, एक काम करना। बोले, आप चिंता नहीं करिए सर, मैं क्या करूंगा, आपको मैं खाना जो है ना उसका व्रत का खिला रहा हूँ। अच्छा। तो सारा बराबर से, तो नॉन वेज वगैरह भी खाते थे हम बड़े शौक से, तो सब बराबर बैठ के खाते थे। देर से ऊपर आते, धीरज फिर तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। इतने तेज थे, उनको सब मालूम था ये जो लड़का है स्पॉट बॉय, इसने खाना खिलाया। हाँ देव साहब, खा लिया। आप तो खाना खिलाते हैं, फिर उसको हजम करवाने के लिए ऊपर लाते हैं और शाम के 7 बजे तक शूटिंग करवाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, देव साहब दिल के बहुत अच्छे थे। देव साहब अपने को आर्टिस्ट का, अपने लोगों का ख्याल बहुत करते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ। जरूर। बैंगलोर होटल अशोका, जी। न्यू ईयर पास आ गया था, दिसंबर का महीना चल रहा था। आर्टिस्टों में देव साहब, जीनत अमान, राखी, रहमान साहब, मैं, हंगल साहब, ये सब लोग थे। तो कुछ हमारे जो आर्टिस्ट, जो जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिड रेंज आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, स्मॉल कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जी। वो दूसरे होटल में ठहरे हुए थे। अब उनको दिल में लगा कि भाई ये होटल अशोका 5 स्टार, और उस टाइम पे बहुत जबरदस्त नाम भी था उसका, जी। तो इसमें रहना चाहिए। अब सब लोगों ने आके देव साहब देखिए ऐसा है, वी ऑल्सो वांट टू हमें यहाँ रहना है, आप ऐसा करिए ना, हम भी यहाँ रह सकते हैं। देव साहब, ओके ऑल राइट, लेट मी सी, लेट मी चेक। बाबा देखो कितने रूम खाली हैं। अभी दिसंबर का महीना, न्यू ईयर का टाइम, तो कमरे कहाँ से खाली होंगे? जी। देव साहब को जब इस बात का पता लगा, आप यकीन नहीं मानेगी, स्वीट रूम जिस उनका बड़ा, जिसमें डबल ट्रिपल रूम होता है, वो था। उन्होंने छोड़ा
उस सारे रूम के अंदर उन्होंने 5 आदमियों को एडजस्ट किया और खुद उस छोटे वाले होटल में चले गए जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे। ऐसा? बिल्कुल। और मुझे लगा मैं देसा मैं भी इट्स ओके धीरज, इन लोगों ने लाइफ में ये नहीं देखा है तो लेट देम एंजॉय, लेट देम आल्सो फील हैप्पी। सो ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, और देव साहब की ये सोच का मैं आज भी कायल हूं। एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इतना बड़ा दिल वाकई बहुत मुश्किल है, अपनी चीज दे देना और इस तरीके से देना और सम्मान के साथ देना। वाह क्या बात है। जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ आप बातें कर रहे हैं, लग रहा है बातें करते ही रहें। लेकिन एक यहाँ पर गीत सुन लेते हैं। बहुत सारे बहुत खूबसूरत गाने थे उसके अंदर थे, और एक गाना था, मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ, फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ, फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो, कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो, मस्ती में चूर हो पास हो के दूर हो, हर मस्ती में चूर हो पास हो के दूर हो, दौड़ी चली आती है मैं जिसको पुकारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन, चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन, मेरा ऐसा है चलन जाने जा ओ जाने मन, छोड़ के सारे पर्दे मैं सबको निहारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ, फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। के साहिल पे समंदर सो गया, याद तेरी आ गई मैं खो गया, थक के साहिल पे समंदर सो गया, याद तेरी आ गई मैं खो गया, ये गया मैं वो गया, ये मुझे क्या हो गया,
नाम तेरा लेता हूँ मैं जिसको पुकारता हूँ। रेणु जी, बात को आगे बढ़ाते हैं और आपके श्रोताओं को बता दें सर एक बात तो है धीरज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ सर आपसे कि ये आपके भी श्रोता हैं और आप जबकि खुद विविध भारती सुनते हैं तो हमारे श्रोता इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं। आप मतलब यानी कि धीरज कुमार जी भी विविध भारती के श्रोता भी हैं और आज एक कहना चाहिए कि नामचीन हस्ती भी हैं, एक सफल व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जाहिर है कि हम उसी समुदाय से आ रहे हैं, यानी श्रोता वर्ग से ही है, तो वो श्रोता आपके भी हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारे भी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं। और बल्कि मैं भी विविध भारती का श्रोता ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। बड़े प्यार से बरसों से सुनता आया हूँ और आज भी जब मौका मिलता है तो सुन लेता हूँ मैं। और बल्कि विविध भारती के बहुत सारे कार्यक्रम भी हमने किए हैं आपने, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम किए हुए हैं। पुराने कार्यक्रम दूरदर्शन के भी किए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो ये जो मेरी एक फिल्म की जर्नी थी, अब इसके अंदर फिल्में मैंने बहुत करी। फिल्में मैंने कुछ अच्छी फिल्में मुझे याद हैं, अच्छे मेकर्स के साथ हैं। एल वी प्रसाद साहब के साथ उधार का सिंदूर करी, फिर मोहन कुमार जी के साथ आतिश करी, फिर पूर्ण चंद्र राव जी के साथ मांग भरो सजना करी, और उससे पहले आपने सरगम की। हाँ, सरगम भी करी। अपना ऋषि कपूर और जयप्रदा की पहली फिल्म थी वो। हाँ, जयाप्रदा जी की पहली फिल्म थी। जी, जयाप्रदा जी जैसे इंट्रोड्यूस हुई थी और आप उस वक्त काफी मजे हुए कलाकार थे, तो क्या लग रहा था उस वक्त? किस तरीके की दिक्कतें आ रही थी, या नए कलाकार के साथ करने में किस तरीके की दिक्कत आती है या आसानी होती है, क्या होता है? रेणु जी, आप बात कर रही हैं हमारी फिल्म सरगम की। सरगम की। सरगम जयप्रदा की पहली फिल्म थी। ऋषि कपूर थे, मैं था, शक्ति कपूर थे और एक साउथ के डायरेक्टर थे, साउथ के बहुत बड़े अनुभवी डायरेक्टर थे। असरानी साहब भी उसमें थे। असरानी जी थे जी, लीला मिश्रा जी भी थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए कि जब जयप्रदा भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार आई थी, तो भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए नई थी, लेकिन उनकी कार्यशैली और उनका कार्य करने का ढंग तो बड़ा ही मजा हुआ था। क्योंकि वो साउथ से आई थी, साउथ में पहले काम कर चुकी थी। ये नहीं था कि पहली बार ही वो पर्दे के सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जयप्रदा में भी एक बड़ा डेडिकेशन था और उन्हें उस टाइम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कलाकार कहना, नया कलाकार कहना ठीक है, लेकिन फॉर द कॉमन व्यूअर्स शी वाज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट। सरगम फिल्म की बात चल रही है तो यहाँ पर इतनी सुपर हिट फिल्म और उसके सब गाने एक से बढ़कर एक है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे यहाँ? वाकई सरगम के सारे ही गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं और आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि डफली वाले डफली बजा, वो गाना इतना खूबसूरत है और पिक्चराइज बहुत अच्छा हुआ था। तो जरा श्रोताओं को आप वही गाना सुना दीजिए। जरूर। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तू नचा।
छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। तो बड़ा मजा आया उस तमाम फिल्मों को करने के अंदर। लेकिन क्या था कि 43-44 हिंदी फिल्म्स मैंने करी, साथ ही साथ मुझे लगा कि यार मुझे कुछ रीजनल फिल्मों में देखना चाहिए। तो पहली फिल्म मुझे ऑफर हो गई थी, उसका नाम था दहेज। जी। तो पंजाबी की फिल्म थी। तो जब वो प्रोड्यूसर आए मेरे पास, इंद्रजीत सिंह हसनपुरी, तो उन्होंने कहा, ओ धीरज कुमार जी, ओ बहुत ही चंगी फिल्म है जी, तुसी करो जी। मैं कहा जी मैं तो पंजाबी नहीं बोल सकता। बोले क्या बात करते हैं आप, पंजाबी है? मैं कहा भाई यहाँ बम्बई में रह रहे के ना एक हिंदी भाषा में बात करते हैं। एक्चुअली मैं पंजाबी की रीजनल फिल्में करना नहीं चाहता था। जी जी। फिर जब मुझे उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाई और मुझे बताया कि ये फिल्म क्या है, ये डाउरी की अगेंस्ट में है, रोमांस है, सब कुछ है, लेकिन उसका मुद्दा एसेंस ये है, तो मुझे लगा कि ये हसनपुरी साहब बात जो कह रहे हैं ना, इसको सुनना चाहिए। मुझे कहानी सुनी, बहुत पसंद आई। रेणु जी, आपके श्रोताओं को मैं बताऊं कि उस फिल्म के बाद मैंने 21 फिल्में पंजाबी की करी और उसमें से 17 फिल्में मेरी सुपर हिट हुई। क्या बात है। दाज, शेरपुत्र, रांझा एक ते हीरा दो, चोरानू मोर, सैती मुराद, शैती मुराद। जी जी। बहुत सारी फिल्में की। और मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी बना। उसी जमाने में मैंने खुद की फिल्म बनाई थी, उसका नाम था फौजी चाचा। जी। संजीव कुमार साहब को मैंने एक सेंट्रल रोल में लिया था और मैं फिल्म का हीरो था। तो संजीव साहब को जब मैं आपको सुना दूं मैं ये किस्सा, जब मैं गया तो बोले, हाँ धीरज ठीक है, तुम क्या फिल्म बना रहे हो पंजाबी की? मगर इतने धीमे आप बोलोगे तो मैं फिल्म क्या बनाऊंगा। संजीव भाई, हरि भाई, ये फिल्म है, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर आपका है। क्या कैरेक्टर है? मगर कैरेक्टर जो आपका शोले का था ना, उस दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो आप जो है फौज में काम करते करते आप सूबेदार हैं, आपके दोनों हाथ कट गए हैं और उसके बाद आप लोगों की भलाई के लिए विलेज में रहते हैं। बोले अच्छी कॉपी कर लेते हो। मगर हाँ जी, कॉपी मान लीजिए या मेरी सोच मान लीजिए, उससे बड़ी अलग है। तो सेंट्रल कैरेक्टर ही डिड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेल। अब मैंने फिल्म में उनके साथ, ताज्जुब होगा आपको ये जान के कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, उनको 17 दिन काम करवाया। और 17 डेज के बाद उसका फिर टाइटल ही हमने, पहले टाइटल नहीं था, पहले वो टाइटल मेरे पे था, फिर हमने टाइटल रखा फौजी चाचा। और आई हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू गर्ल, एक नई लड़की को हमने मौका दिया था। उसका नाम था, एक्चुअल नाम तो लिनेट विलियम्स, लेकिन मधु उनका नाम रखा था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मिस इंडिया रह चुकी थी शायद, तो उनको दिया था। तो 21 फिल्मों के बाद जब मैं ऑलमोस्ट पंजाब में रहने लग गया, कि जब जाते थे तो मनोज कुमार जी का फोन आया, ओ धीरज, हाँ जी पाजी, बोलो जी, तो इस तरह कर बेटे, तो वही पंजाब में रह जाए, सारे भूल जा जो यहाँ काम करने हैं। अच्छा। तो ऐसा करो, छप्पड़ का डड्डू बन जा, यानी कि आप तालाब के मेंढक बन जा। मैं जी मेंढक क्यों बन जाऊं? नहीं वहीं डर रहा, वहीं अच्छा रहेगा तेरे लिए। मगर नहीं, और भाई यहाँ शूटिंग रुकी हुई है तेरे लिए, तू आएगा कि नहीं आएगा? तब मैं वापिस आया तो मनोज साहब ने मुझे समझाया कि देख, बहुत अच्छी बात है, तू वहां तेरे को पैसा भी अच्छा मिल रहा होगा, नाम शोहरत। मगर जी हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑलवेज थिंक बिग इन लाइफ, छोटा मत सोचो। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी को भी छोटा नहीं सोचना चाहिए, अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब आप बड़ी सोच रखेंगे ना, तो आप तीर चलाएंगे तो जो आसमान को चीरता हुआ चला जाएगा। क्या बात है। तो इस तरह का तीर आप चलाइए। सपने लीजिए तो बंद आंखों से मत लीजिए, खुली आंखों से लीजिए। खुली आंखों से लिए हुए सपने जो हैं वो हकीकत में बदलते हैं। तो मनोज साहब की इन बातों से मुझे लग गया कि नहीं, ही इज राइट। तो वो दिन था
21 फिल्में करने के बाद, सुपरस्टार पंजाबी फिल्मों का बनने के बाद, एक ननंद भौजाई राजस्थानी भी फिल्म करी, उन सब के बाद फिर मैंने रीजनल फिल्मों को एकदम ब्रेक लगा दिया। अच्छा। वापिस आ गया और मैंने कहा मनोज साहब चलिए अब मैं हिंदी फिल्मों की तरफ ध्यान दूंगा, ना कि पंजाबी फिल्मों में। फिर मनोज साहब के साथ एक फिल्म उनकी एक और थी, शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा, तो जिसके अंदर बहुत सारे एक्टर थे, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेमनाथ जी और बहुत सारे एक्टर्स ने उसमें काम किया था। तो मैंने भी उसमें काम निभाया, अपना अच्छा रोल निभाया था। तो जब 2-4 दिन हो गए थे तो मैंने मनोज साहब से कहा, मनोज साहब पेमेंट। चुप, बाबा का काम करता और पैसे मांगते हैं। तो मैं, बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि खाली पेट भजन किए जाओ, पैसा चाहिए होता है इंसान को। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और कह रहा ठीक है पैसा भी मिलेगा। बट शिरडी के साईं बाबा ऑल्सो बिकेम ए माइलस्टोन, एक माइलस्टोन बन गई थी जी। सुधीर दलवी साहब ने साईं बाबा का किरदार निभाया था। आज भी लोग जब भी उसको देखते हैं ना, लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में भक्ति भावना जागृत हो जाती है और लोग कहते हैं क्या फिल्म थी। उसका एक फिल्म का गीत था, साईं बाबा बोलो, ये आप जरूर अपने श्रोताओं को सुनवाइए। साईं बाबा बोलो, 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 साईं बाबा बोलो। जगमग जग ये डोल रहा है, जगमग जग ये डोल रहा है, आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। आँखें सूखी मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है, खोल के आँखें देख ले बाबा, खोल के आँखें देख ले बाबा, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, लौट के आया साईं हमारे, अपनी आँखें खोलो, राम साईं बोलो, श्याम साईं बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं बाबा 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 बोलो। सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला